ऐसा कोई मेरा आतंक नहीं है और मेरे ख्याल से भारतीय परंपरा में गुरु का कोई आतंक कभी नहीं रहा। और मैं इस प्रोफेशन में, इस कार्य में इसलिए नहीं आया कि कहीं और नौकरी नहीं मिली। वास्तविकता ये है कि 23 साल की उम्र में पहली बार एक एप्लीकेशन भरी थी, उसके बाद आज 69 साल पूरे होने के बाद भी दूसरी एप्लीकेशन भरने की नौबत नहीं आई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहली नौकरी बनी थी, उसके बाद फिर इंग्लैंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ, बुलाए गए, वहाँ रहे कई साल, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया, फिर दिल्ली में, इसी तरह ज़िंदगी चलती रही। तो ये मेरे अनुज की कृपा है, कभी कभी उनके अपने कहने का ढंग है कि आतंक है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप सब लोगों के धैर्य की परीक्षा इसी से हो जाती है कि मेरे जैसे अनाम व्यक्ति को सुनने के लिए कुछ लोग अभी भी बैठे, और इसका मुझे गर्व है। इसलिए ना, कौटिल्य को 100, 200, 400 विद्यार्थियों की तलाश नहीं थी, किसी एक विद्यार्थी की तलाश में थे जिसके हाथ पूरा भारतवर्ष, तब का भारतवर्ष सौंपा जा सके। तो इसीलिए आप सब लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। स्वामी जी बैठे हुए, मुझे पता है कि आपको दिल्ली पहुंचना है वापस। हम बहुत आखिरी वक्त तक आप, ये सौभाग्य है कि आप हैं, मेरा सौभाग्य है कि आप हैं। तो सुहेल चतुर्वेदी साहब से बात हो रही थी और कुछ चीजों में मैं इन्वॉल्व होता हूँ। मैं घरघुसुआ आदमी, आपने सुना है घरघुसुआ? हम इलाहाबाद के रहने वाले, पूरब में घरघुसुआ शब्द उसे कहा जाता है जो घर में ही बने रहना चाहता है। पत्नी को आवाज दिया कि भाई एक कप चाय दे जाओ, एक कमरे में भीतर बैठे हैं। और शायद उसी वजह से किताबें 23-24 किताबें हो गई, 250-300 से ज़्यादा लेख हैं, बीच में दुनिया भी घूमते रहे। तो पिछले 5 वर्षों से मैं एक ऐसे विषय पे काम कर रहा हूँ जिसकी चर्चा बार बार इस आज के हाल में की गई, और जिसको आदमी कहेगा तो फिर भाई कितना सबक ने, हमने 15-40 मिनट नहीं था, तो बार बार चर्चा की गई, और वो था चर्चा हिंदू समाज की, हिंदू समाज के विघटन की, हिंदू समाज की समस्याओं की, और हिंदू समाज से जुड़ी चीज़ों की। तो तुफैल साहिब से मैंने ये कहा कि और किसी चीज़ को तैयार करेंगे, लेकिन एक ये समसामयिक विषय है। 4-5 साल मैंने, पिछले 4-5 साल सिर्फ इसी एक विषय पर बिताए हैं। लाइब्रेरी में बैठे, आर्काइव्स में बैठे। मेन उद्देश्य ये नहीं था कि हमारे वेदों में क्या लिखा है, हमारे पुराणों में क्या लिखा है, हमारी स्मृतियों में क्या लिखा है। हमारा एक उद्देश्य और बहुत तगड़ा था कि 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी में क्या लिखा गया वर्ण जात के बारे में। क्योंकि एक बार जब वेद से चर्चा शुरू होती है, स्मृतियों के आने के बाद जात के बारे में ज़्यादा लिटरेचर कुछ नहीं होता। मिडवल पीरियड में थोड़ा बहुत है, और वो बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो इतने हाल में लोग बैठे हुए हैं, आते समय बताएंगे। लेकिन वर्ण और जाति दो ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं, दो ऐसी संस्थाएं रही हैं, हमें सोचना चाहिए। आपने राम को छोड़ दिया, आपने विष्णु को छोड़ दिया, आपने हर हर महादेव को छोड़ दिया, आपने अपने पूर्वजों को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, कहीं दूसरी जगह चले गए। जाति और वर्ण क्यों ले गए साथ? आप जरा सोचिए इसको बहुत गौर से, कि जो मुसलमान हो गए, सब कुछ खराब था इस समाज के साथ, सारे देवी देवता बेकार थे, आपके सारे पूर्वज नालायक थे, जाते जाते आप जाति ले गए, वर्ण ले गए। क्यों ले गए? अगर इतना ही ये खराब था तो महोदय आप क्यों ले गए? और जो लिटरेचर है पूरा, उसको अगर मिशनरी लिटरेचर पढ़िए और इस्लामिक लिटरेचर पढ़िए, तो जो फुसला के ले जाएंगे, यही ना
यहाँ आप निकृष्ट हो, यहाँ आप ये हो, यहाँ आप हो, आप हमारे यहाँ चलिए और बराबरी का दर्जा देंगे। बराबरी का दर्जा इस समाज में कब नहीं मिला। और हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 12 साल पढ़ाए, इरफान हबीब साहब के डिपार्टमेंट पढ़ाए। ये बात अलग है कि एक समय ऐसा आया जब हम दोनों लोग अखबार में खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ लिखते थे, बाबरी मस्जिद इशू को लेके। बात की बात है वो। प्रश्न एक बहुत बड़ा लगता है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर जाति, वर्ण और जात को लेकर आप गए दूसरे में और कहा कि वहाँ हायरार्की है। 1836 के पहले हिंदू समाज में हायरार्की नहीं है, 4 वर्ण हैं, जाति है। बहुत ब्रीफली चलेंगे। ऋग्वेद का 1090 10वें मंडल का 90वां पुरुष सूक्त हर आदमी उद्धृत करता है, वेस्ट बंगाल से लेके न्यूयॉर्क तक, लेकिन कोई ये उद्धृत नहीं करता। हर आदमी उद्धृत करेगा कि पुरुष सूक्त में ब्राह्मण सिर से पैदा हुआ, मुख से पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, उधर से ये। लेकिन ऋग्वेद का एक सूक्त है 9वें मंडल का 112वां सूक्त, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जहां से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत होती है, एग्जैक्टली उसी पुस्तक में जो 9वां मंडल है उसमें 112वां सूक्त है। संस्कृत का लंबा सूक्त है, उसको छोड़ेंगे इसलिए समझ हम बताना चाहेंगे। एक व्यक्ति कहता है कि मेरा भाई क्षत्रिय है, एक व्यक्ति कहता है, वो ये नहीं कहता कि मैं क्या है, परिवार की बात कर रहा है, मेरा भाई क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूं क्योंकि मैं वेदों का अध्ययन करता हूं, मेरा पिता वैश्य है क्योंकि वो दवाएं बेचता है, और मेरी माँ शूद्र है क्योंकि वो खेती बाड़ी करती है। एक चारों वर्ण अलग अलग नहीं है, चारों वर्ण एक ही परिवार में है। और अगर आप कायदे से देखिए तो वर्ण व्यवस्था में ही सब कुछ कर्मणा है, जन्मना नहीं है। और ये व्यवस्था हमेशा से लागू रही। हमें कभी कभी कबीरदास का जो बहुत बीहड़ ढंग से कहना उमदा था, बहुत पसंद आता है। आपको अगर ये ध्यान हो कि कबीर ने जो कहा था कर्मणा की बात, जन्मना से अलग करके, जो तू बाभन बभनी जाया आन राहते क्यों नहीं आया। हाँ, जो तू बाभन बभनी जाया आन राहते क्यों नहीं आया, और जो तू तुरक तुरकनी जाया अंदर कतना क्यों न कराया। और आप ये जानते हैं परशुराम और श्रवण कुमार की बातचीत में परशुराम खुद भी कहते हैं जन्मना हम सभी शूद्र हैं, कर्म से हमारा निर्धारित होगा। और ये स्थिति 4 वर्ण और 4 तरह के कार्य, वर्ण का कोई जिक्र वैदिक लिटरेचर में नहीं है, वर्ण का जिक्र पुराणों से थोड़ा पहले और आ जाता है, और स्मृतियों में बहुत डिटेल आता है। जातियां, ठीक है, हम एक लाइन में सब आपको समझा के जात को आगे बढ़ जाएंगे। आप किसी से पूछते हैं कि भैया आप किस जात के हैं, वो कहता है कि मैं बढ़ई हूँ। बढ़ई जाते हैं ना। किसी ने कभी पूछा कि भैया आप बढ़ई हैं, बड़ी अच्छी बात है, जीविका यापन के लिए कार्य क्या करते हैं, कभी आपने पूछा है? किसी ने कहा लुहार हूँ जाति का, तो आप जानते हैं कि क्या काम करता है। किसी ने कहा मैं कुम्हार हूँ, आप उसका काम नहीं पूछते, आप ये जानते हैं कि ये क्या काम करता है। जातियां हमेशा कार्य के उद्दालक नहीं हैं, हमेशा ये बता देती थी कि ये हमारा कर्म क्या है। और उतना ही नहीं, जैसे शूद्र ही है, कृषि कार्य को शूद्रों की कैटेगरी में डाल दिया गया। वहां भी जब स्पेशलाइजेशन बढ़ता है और कोई कहता है कि हम काछी हैं, हम इस यूपी को बहुत
कायदे से अध्ययन किए हैं और बाकी जगहों पे भी होगा, तो आप उससे कभी नहीं पूछते काछी तो हैं आप, क्या फसलें उगाते हैं। आप जानते हैं गाजीपुर के, अभी आप बात कर रहे थे में, आप जानते हैं कि वो सब्जी उगाने काम करते हैं, बाकी चीज़ें नहीं करता। तो जातियाँ एक लेवल पे बहुत बड़े स्पेशलाइजेशन की बात करती हैं, और आपस में जो जातियों का संबंध था वो इकोनॉमिक था। इट वॉज नॉट ए हायरार्किकल रिलेशनशिप, nobody was meant to serve anybody। एक शब्द होता है जजमानी सिस्टम, शहर के रहने वाले नहीं समझेंगे, लेकिन जजमानी सिस्टम में ये तब आपको समझ में आता है जजमानी सिस्टम, जब आपके घर में किसी का जन्म होता है, आपका विवाह होता है और आपकी अंत्येष्टि होती है। ये 3 ऐसे जीवन काल के पड़ाव हैं जहाँ पूरा का पूरा भारतीय समाज एक स्थान पर खड़ा नजर आता है और कहीं भी छूत भेद भाव नहीं है। गांव में पैदा हुआ था, आज भी अस्पताल नहीं थे, अस्पताल करीब 40 किलोमीटर दूर, तब तक और इक्के पे टांगे पे बैठ के कौन जाएगा कहाँ। जजमानी सिस्टम का यही हिस्सा। 12 वर्ष अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जाति व्यवस्था में लोगों को साथ बैठने का कोई प्रोविजन नहीं है। मैंने कहा आपके यहाँ कहाँ है? हम लोग साथ बैठ के मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। आप गर्व से उनसे कहिए कि हमारे यहाँ भंडारे में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे भंगी हो, चाहे कोई हो, सब एक ही लाइन में खड़े होकर प्रसाद देते हैं। भंडारा होता है, पंगत बैठती है। आपने कभी पूछा है बगल वाले से कि भैया आप किस जात के हैं? आप बहुत श्रद्धा से खाते हैं। मंदिर में हर व्यक्ति खड़ा होता है। हम अपने समाज को भूलते जा रहे हैं क्योंकि जरूरत से ज्यादा अंग्रेजी पढ़ते चले गए। 18वीं शताब्दी से पहले का लिटरेचर कोई मुझे बताए कि ऐसा नहीं कि हिंदू समाज में कुरीतियां नहीं थी, लेकिन 18वीं शताब्दी के पहले का कोई लिटरेचर मुझे बताए जिसको कोट करके अंबेडकर हो, चाहे फलाने हो, चाहे जवाहर, सवाल प्राप्त होता है। और मैं आऊँगा क्यों आता है। जरा जजमानी सिस्टम का आप देख लीजिए क्या होता है। जितनी भी स्मृतियाँ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें सब है। आपके यहाँ शादी ब्याह होता है, सुहाग का जोड़ा कौन लाता है? माँ बाप नहीं देते। घर में जो धोबिन होती है, जिसको आप शेड्यूल कास्ट में क्लास कर दिए हैं, वो लड़की के आंचल में डालती है। जानते हैं कि नहीं आप इसे? आपके घर में पूजा है, सोने और चांदी के बर्तनों में पूजा नहीं की जाती और वेदों के हिसाब से अस्वीकार्य भी है। कलश में गंगा जल रखा जाएगा और वो मिट्टी का कलश रखा जाएगा। कौन दे के जाता है? चाहे जितना बड़ा चीज हो, कुम्हार ही तो दे के जाता है। भगवान के लिए जो प्रसाद बनता है शुद्धतम, सोने चांदी के बर्तनों में नहीं बनता, वो मिट्टी के बर्तन में बनता है जो कुम्हार दे के जाता है। तब आप बात नहीं करते। आपके घर में जो पूजा होती है, पूजा का जो कलश रखा जाता है चौकी के पास, और उसमें जो गंगा जल रखा जाता है कलश, जब तक कुम्हार अपने हाथ से देके नहीं जाता, पूजा कलश नहीं रखा जाता, पूजा नहीं शुरू हो पाती। ये आपकी व्यवस्था थी जहाँ लोग, हर व्यक्ति पार्टिसिपेट करता। पत्तल और दोना भगवान को सोने चांदी के थाली में भले आप रख दें उनका भोग, लेकिन पत्तल में ही रखना शुभ माना जाता है। पत्तल दे के कौन जाता है? पूजा के पत्तल दे के कौन जाता है? कभी आपने सोचा इससे? आपको जो पढ़ा दिया जाए पढ़ते चले जाएंगे। कहा जो जल देता था उसी से होती थी। ये एक लंबी कथा कहानी है जिसको हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन आप बहुत फेमस किस्सा है, चाहे वेदव्यास का हो, चाहे वाल्मीकि का हो, चाहे मीरा का हो, चाहे रैदास का हो। एक लंबी परंपरा है जिसमें समाज में जन्मना नहीं माना गया। जन्मना कह दिया गया कि वाल्मीकि नीचे थे, ये थे, शूद्र थे वर्ण में,
लेकिन वही पूज्य भी बने। सबको पता है, स्वामी जी वगैरह बैठे हैं, व्यास किसके पुत्र थे, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए। 2 शब्द की व्याख्या पे हम रहे अब तक। वर्ण और जाति आपकी सभ्यता, आपके समाज और आपकी इतिहास का हिस्सा है, और दोनों का मतलब बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है पूरे लिटरेचर में। एक कास्ट शब्द आया कहाँ से, कभी आपने सोचा? आजकल तो गूगल है, हम लोगों के समय में नहीं था, इसलिए आदत पड़ी लाइब्रेरी और आर्काइव्स में बैठने की। कास्ट शब्द स्पेनिश और फ्रेंच है, और पहली बार कास्टा शब्द 15वीं शताब्दी में आता है, इंग्लिश लैंग्वेज में 18वीं शताब्दी में आता है। और कास्ट शब्द कास्टा से बना है। कास्टा का मतलब ये था कि जब स्पेनिश और पुर्तगीज ने जीता इनका एस्टेक माया को, 2000 साल में पुष्पित पल्लवित सभ्यताएं गन के दम पर 5 साल में खत्म कर दी गई। गन के दम पे मैक्सिको से लेके पेरू तक 2-2,500 किलोमीटर दूर तक की सारी सभ्यताएं खत्म कर दी गई। और जब भी जाती है सेनाएं तो लोकल लोगों से विजेता होने के बाद उनका इंटरेक्शन बढ़ता है, संतान उत्पत्ति होती है, और अंततः होता क्या है कि पूरे साउथ अमेरिका में तरह तरह की संतानें पैदा होती हैं, चाहे स्पेनिश मैन स्पेनिश वुमन की हो, स्पेनिश मैन पुर्तगीज वुमन हो, पुर्तगीज वुमन हो और लोकल लोगों की हो। इस तरह से कुल कॉम्बिनेशन लेके 16 तरह के वर्णों का, 16 तरह के लोगों का जन्म हुआ, विच इज प्योर रेशियल। हमेशा ध्यान रखिएगा, इट वॉज प्योर रेशियल क्लासिफिकेशन की 16 तरह की कास्ट हैं, और प्योरेस्ट वर स्पेनिश वुमन, स्पेनिश मैन, फ्रेंच पुर्तगीज वुमन, पुर्तगीज मैन, दे आर द प्योरेस्ट, नंबर 1 कास्ट। प्योर पुर्तगीज फ्रेंच कॉम्बिनेशन, पुर्तगीज और स्पेनिश कॉम्बिनेशन, स्पेनिश ब्लैक, स्पेनिश लोकल, 16 तरह की जो कास्ट उन्होंने निर्धारित किया, इट वॉज प्योरली बेस्ड ऑन ब्लड, रेशियल डिवीजन, इट हैज नथिंग टू डू विद सोशल स्टेटस। और इसी रेशियल डिवीजन के बेसिस पर उनको सरकारी नौकरी मिलती थी, उनको तनख्वाहें उनकी फिक्स की जाती थी, उनको क्या सुविधाएं मिलेंगी सरकार से ये तय होता था। अंग्रेजों को कभी समझ में नहीं आया कि भारतीय परंपरा है क्या, इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा देश, इतनी तरह की चमड़ी की कलर, इतनी तरह के बालों के कलर, फिर भी ये समाज एक है, ये उनके लिए एक पहेली थी। इसी दरमियान एक और ग्रुप घुसता है, पहले से घुसा हुआ है, और वो है चर्च। चर्च बार बार वो कन्वर्जन करना चाहता है और कन्वर्जन हो नहीं पाता, और कंटिन्यूअसली वो फ्रांस के राजा, इंग्लैंड के राजा को वो चिट्ठी लिखते रहते हैं कि कन्वर्जन इसलिए नहीं पा रहा है कि जात के छोड़ने के, जात के जाने का बहुत ज़्यादा प्रभाव है लोगों पे। Nobody wants to lose the caste। ये पादरियों ने राजा को लिखा कि nobody wants to lose the caste। अब आप समझ रहे हैं, ये डिबेट चल रही है 16वीं शताब्दी में, और वहाँ से विचार विमर्शवाद ये होता है कि कोई बात नहीं है, अगर जाति नहीं छोड़ना चाहते तो जात के साथ आने दीजिए। तो इस्लाम में जाति नहीं है, अच्छी बात है, भारतीय मुसलमानों में है, क्योंकि इस्लाम जात के साथ वोट जाने की उन्हें इजाजत मिली। इस्लाम में भी है, हाँ, इस्लाम में भी है, यही कह 27 दिसंबर 1788 को कुछ कोट करेंगे, इसलिए कि मैं जनरल बात नहीं करूंगा, मैंने बताया 10-15 मिनट बात करो। 27 दिसंबर 1788 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लिखा
किंग को, द फियर ऑफ लूजिंग कास्ट इज मेकिंग कन्वर्जन इम्पॉसिबल। ये जात का असर है। अबे दुबैस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिशनरीज हु केम टू इंडिया, ही वॉज द फ्रेंच। और वो लिखते हैं अपने रिपोर्ट में, अबे दुबैस की बहुत किताब है, माइनर कल्चर एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया, उसमें लिखते हैं 1815 में, मॉरली एंड इंटेलेक्चुअली इंडियंस आर फार सुपीरियर देन अस। मिशनरीज ने कहा कि फियर ऑफ लूजिंग कास्ट इज इशू, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इवन दोज हु कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी दे ब्रॉट द कास्ट विद देमसेल्व्स। हमें नहीं पता था, मैं अपने को पढ़ा लिखा तो नहीं बहुत समझता, लेकिन थोड़ा अवेयर समझता हूँ। हमें नहीं पता था एन राम क्रिश्चियन हैं, हिंदू के संपादक। हमें नहीं पता था कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अरे राजशेखर रेड्डी क्रिश्चियन है, हमें नहीं पता था। ये सारी चीज़ें, या जो भी अजीत जो भी क्रिश्चियन, तो ये अलाउ कर दिया कि कैरी द नेम एज वेल एज द कास्ट विद यू इन कन्वर्शन। उसके बाद एक दूसरा सिलसिला शुरू होता है, और वो था कास्ट कन्वर्जन के बाद लूजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम फैमिली हेरिटेज। दैट वाज आल्सो अनरिटन लॉ, स्मृतियों से चला आ रहा था। 1850 में एक लॉ बना, कास्ट डिसेबिलिटीज एक्ट, रिमूवल एक्ट 1850, जिसमें बहुत क्लियरली लॉर्ड डलहौजी ने ये लॉ बनाया, कन्वर्जन को और कास्ट को तोड़ने के लिए। Caste Disabilities Removal Act 1850 was enacted by Lord Dalhousie, but even this act proved to be ineffective as the roots of Jati were in social system, not in any other system. लेकिन इसके बाद जहाँ असली लड़ाई शुरू हुई 1857 का युद्ध होता है, तब तक जात की कोई समस्या नहीं आ रही है अभी भारतीय समाज में। विकृतियाँ थोड़ी बहुत आए, परिवार में हो जाती है तो समाज तो इतना बड़ा होता है, विकृतियाँ हैं, लेकिन कहाँ हमारी जड़ों में मट्ठा नहीं नमक डाल दिया गया, वो 1857 है। 1857 के बाद इतिहास में बहुत कुछ लिखा गया है, और वहाँ हमारी जाति, कास्ट शब्द हम नहीं समझते, क्योंकि जो लोग कास्ट की बात, इसी बात पे लेके स्वामी जी पटना हाई कोर्ट में एक केस दायर हुआ था जात की जनगणना पे। वो यही गरीब था जिसने दायर किया था कि जात की जनगणना कास्ट की जनगणना भारतीय समाज के विरुद्ध है, क्योंकि हमारा कास्ट का कोई डिफिनेशन नहीं हमारे पास। और दूसरी बात यह है कि ऋग्वेद से लेके 18वीं शताब्दी तक कास्ट मोबिलिटी नाम की चीज थी। तमाम कास्ट जो पहले क्रिमिनल कास्ट कहलाती थी वो ब्राह्मण क्षत्रिय में हो गई, तमाम कास्ट जो अनटचेबल जिसको आप कहते हैं वो टचेबल हो गए। दैट वाज एजुकेशन और कर्म के साथ जाति बदलती चली जाएगी। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कास्ट मोबिलिटी। अभी सुप्रीम कोर्ट में मेरी पिटीशन चल रही है, और साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स के कंट्रोल का जो पिटीशन था स्वामी जी, वो भी मैंने ही दायर किया है। हम एक्टिविस्ट में नहीं है, आई एम मोर लाइक ए लेजी पर्सन, लेकिन उसमें कभी कभी ऐसी चीजें भी कर देते हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट रहता है, और जिसमें मैं बताता हूँ जो भी चीज जरूरत पड़ेगी मैं अपनी रिसर्च से करके देता हूँ। 1857 की वार के बाद हम हार गए। हारने के बाद अंग्रेजों ने ढोल नगाड़ा ताशा नहीं बजाया। देखिए ये होता है टिपिकल करेक्टर। उन्होंने जोनाथन पील, मेजर जनरल जोनाथन पील कमीशन बिठा दिया। मेजर जनरल जोनाथन पील थे। एक कमीशन ये बिठाया गया कि हमने भारतीयों की इतनी ज्यादा देखभाल की, आर्मी में, पुलिस में, सब जगह, फिर भी उन्होंने विद्रोह क्यों किया। और जोनाथन पील कमीशन ने 1 साल के अंदर रिपोर्ट दी थी। इंटरनेट पे है, चले जाइए डाउनलोड कर लीजिए। 1962 में पाकिस्तान युद्ध हुआ,
70-75 साल होने जा रहे हैं, 70 साल, आज तक हमें नहीं पता है कि चाइना से हम हारे क्यों। जोनाथन पील कमीशन रिपोर्ट में, बड़ी रिपोर्ट है, बड़े बड़े ICS अफसरों ने और बड़े बड़े लोगों ने उसमें गवाही दी है। कुछ गवाहियां मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या निष्कर्ष निकाला और फिर क्या हुआ है। 28 मई 1857 मिशनरी मैगजीन फ्रेंड्स ऑफ इंडिया लिखती है, This war was a war between Christianity versus Brahmanism. वो ये नहीं मान रहे एक सिपाही विद्रोह है, ये क्रिश्चियनिटी का व्यू है, and not between British and Indians. जेसुइट फादर वाइली कलकत्ता के लिखते हैं उसी साल, While we are analyzing the causes of rebellion, we must accept that जाति was the main cause. वो कह रहे हैं कि 1857 के वार का मुख्य कारण जाति थी। अगर जाति न होती तो ये 1857 का युद्ध न होता। और आगे वो बताते हैं कि वजह क्या हम कह रहे हैं। 14 जुलाई 1858 एक फादर अलेक्जेंडर डफ, आप स्वामी जी ने शायद नाम सुना होगा अलेक्जेंडर डफ का, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंटेलेक्चुअल एंड जेसुइट फादर, वो लिखता है गवर्नमेंट को, जोनाथन पील कमीशन को, इफ द गवर्नमेंट हैज एक्टेड अगेंस्ट द जाति व्यवस्था देन द होल स्ट्रक्चर ऑफ हिंदुइज्म वुड हैव कोलैप्स्ड। यहाँ नटशेल है, जाति इज द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ हिंदुइज्म। वो कहता है कि जिस दिन जाति को आप तोड़ देंगे हिंदुइज्म अपने आप बदल जाएगा। आगे भी आता है क्यों। डिटेल एनालिसिस के बाद 15 जुलाई 1858 को जोनाथन, मेजर जनरल जोनाथन पील खुद लिख, ये सब फाइलों पे है। दैट इज द ब्यूटी कि दैट इज व्हाट आई डू कि लाइब्रेरी में बैठे हफ्तों आर्काइव्स में बैठे कि देखें फाइलों में क्या लिखा गया है, क्योंकि असली चीजें तो वहां छुपी हैं। और 15 जुलाई 1858 में जोनाथन पील ने रिपोर्ट देता है विद इन कोट, द काज ऑफ रिबेलियन वर ब्राह्मणस। केयरफुली सुनिएगा, वो ब्राह्मण भाई वर्ष नहीं मान रहा है, ब्राह्मण भाई कर्ण। और जब मैंने ये लिखा, कहीं भाषण दे रहा था कि काज ऑफ रिबेलियन वर ब्राह्मणस, तो एक साहब पीछे से बोले कहेंगे क्यों नहीं, आप तो ब्राह्मण हैं, कहेंगे ही। तो मैंने कहा नहीं, मैं असली शूद्र हूँ, कर्मणा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, जन्मना वैसे शूद्र आप कह लीजिए, कर्मणा में तो भाई 44 साल में यूनिवर्सिटी मैंने अध्यापन किया है, इससे ज़्यादा बेहतर क्या कर सकते हैं हम ब्राह्मण बनने के लिए। खैर, विद इन कोट जोनाथन पील कमीशन 15 जुलाई, द काज ऑफ रिबेलियन वर ब्राह्मणस हु वर कंसिडरेबल इन नंबर इन आर्मी। It is the Brahmanas. Remember now, it's very careful area. It is the Brahmanas who provide mental, moral and material leadership to the Indian people of all jati. Without discrediting the leadership, here is the word, quote, just imagine, without discrediting the leadership of Brahmanas, it will not be possible to break the Jat system, and without breaking the Jat system, we cannot rule India. ब्राह्मण इस देश की प्रगति के जिम्मेदार हैं, इस देश की निरक्षरता के जिम्मेदार हैं, इस देश की गरीबी के, ये अंग्रेजों की प्रतिस्थापना है और वो वहाँ से आती है। एक बार अंग्रेजों ने जब देख लिया कि ब्राह्मण ही समस्या का जड़ है, आइडेंटिफाइड द रियल एनिमी। एक बार आप अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई कर लीजिए तो डील करना बहुत आसान होता है। ब्रिटिश आइडेंटिफाइड दैट ब्राह्मणस हैव टू बी डिस्क्रेडिटेड इन एवरी वे। और आप ये जान लीजिए कि 20 जुलाई 1862 को फिर एक लेटर, ये सब आर्काइव्स में है, अब छपे नहीं हैं, अब छपने जाएंगे फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई बुक। 20 जुलाई 1862 को लॉर्ड स्टैनले, जो होम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है लंदन में, ब्रिटेन में, वो वायसराय लॉर्ड एल्गिन को लिखते हैं, इफ एंटायर इंडिया गेट्स यूनाइटेड अगेंस्ट अस, हाउ लॉन्ग कैन वी स्टैंड।
अगर भारत के सभी लोग, सभी जातियां हमारे खिलाफ यूनाइटेड हैं तो हम कितने दिन राज कर पाएंगे। और फिर लिखते हैं डिवाइड एंड रूल। हम सब चिल्लाते हैं डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। ये है 20 जुलाई 1862 को फाइल पे, नोट शीट पे लिखा हुआ है, डिवाइड एंड रूल। उसके बाद बहुत काम हुआ, लेकिन हम चूँकि 2-3 मिनट के अंदर ख़त्म करना चाहेंगे। उसके बाद क्या होता है, कंक्लूजन दिया जाता है। एक बार पुनः, ये नहीं है कि इधर उधर भाषण देते फिर रहे हैं। फाइल पे डिस्कशन के बाद, पील कमीशन रिपोर्ट आने के बाद, डिवाइड एंड रूल डिसाइड करने के बाद बाकायदा डिसीजन लिया जाता है फाइल पे डिस्कशन के बाद, हमें इनके ऊपर राज्य कैसे करना है। और हिंदू समाज जिसके बारे में मैक्स मुलर ने लिख दिया था, अब यही है कहीं, ये है, हाँ, मैक्स मुलर ने लिख दिया था, ये कम से कम 7000 साल पुरानी व्यवस्था है, इसको हैंडल करते समय आप बहुत केयरफुल रहिए। जाति हैज बीन देयर इन वन फॉर अदर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और कहा बहुत केयरफुल रखिए। बस लास्ट 1-1.5 मिनट की बात है। फाइल्स में पढ़ने को मिलता है 3 पॉइंट, वो कहते हैं 3 points आर देयर on the basis of which we can divide Indian society and rule. They have identified the enemy, Brahmanas. पहला point within quote, create animosity, competition and hatred among the jatis. जातियों के बीच में आपस में दुश्मनी और वैमनस्य पैदा कीजिए। दूसरा पॉइंट, क्रिएट हेट्रेड फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट एमंग द एजुकेटेड पीपल। जो पढ़े लिखे मैकाले सिस्टम में लोग हैं उनके, दीज आर ऑल ओरिजिनल फ्रॉम फाइल्स, मैकाले सिस्टम के जो पढ़े लिखे लोग कहलाते हैं उनके अंदर कास्ट के प्रति घृणा पैदा कीजिए। और तीसरा, टू अचीव बोथ अबव ए एंड बी, ये ओरिजिनल फाइल के नोट हैं विद रेफरेंस टू अबव ए एंड बी। It was important that those who were suspected and revered, those who were respected and revered, समाज में जिनका बेहद सम्मान था, जिनके प्रति अगाध श्रद्धा थी लोगों की, they should become object of hate and be held responsible for all the ills Indian society has. ये हुआ है। हम इसके आगे फिर कभी मिलेंगे तो बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। 1 मिनट और दे दीजिएगा। 1 मिनट। आपको ये पता है आप गरीब थे, आपको ये पता है कि आप निरक्षर थे। 1 AD से लेके 1800 AD तक वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिस्टम का सर्वे और स्टडी हमने, आपने, लंदन ने और कैम्ब्रिज ने या दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं कराया। इट वॉज डन बाई यूनेस्को। यूनेस्को ने एक स्टडी कराई 1 AD से लेकर 1800 AD तक, 1800 सालों में किस देश का कितना, क्या स्थिति थी और उनका क्या इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है। आपको ये क्या विश्वास होगा, 1 AD से लेकर 1800 AD तक इंटरनेट पे है, यूनेस्को रिपोर्ट ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी, वहीं से हमने भी लिया है। आप जानते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी में 33 to 40% was there, your alone contribution to the world economy was 40 to 40%, more than entire Europe's combined. आप सोना नहीं बेचने जाते थे, आप स्मगलिंग नहीं करते थे। Your technology and technical objects, refined objects were so great that you exported them all in international market. एक किताब है द ब्यूटीफुल ट्री, धर्मपाल जी की, और ये किताब धर्मपाल जी की लिखी नहीं है, लिखा तो 10-25 पन्ने है। कंपाइलेशन ऑफ ब्रिटिश सर्वे ऑन इंडियन एजुकेशन, और ये यूनेस्को की रिपोर्ट में भी मिल जाएगा कि बाय 1840 Indian literacy rate and education was 88%.
फ्रांस एंड ब्रिटिश वॉज 7%। 1947 में ब्रिटेन जब भारत छोड़ता है तो आपकी लिटरेसी रेट आ जाती है 7% पे, और ब्रिटेन फ्रांस को 88%। इन 120 सालों में आप 88% लिटरेसी रेट पे 7 पे आ जाते हैं। आपकी 33-34% वर्ल्ड जीडीपी कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट से आप 1.8% पे आ जाते हैं। ब्राह्मण जिम्मेदार थे, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जिम्मेदार है। कभी आप आंखें खोलकर देखना शुरू कीजिए कि मारा कौन गया, मरा कौन और लूटा किसने। बहुत